आधुनिक काल में भी, इवन आज भी, आज तो बहुत वर्जनाएं टूटी हैं और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां महिलाएं नहीं हैं। और शुरुआत पहले तो जब तक बेटा नहीं होता था 7, 8, 5 बच्चियां होती थी। भाई इतने बच्चे क्यों हो गए? तो बेटा के वो एक बहुत बड़ा, लेकिन वो अब एक बच्चे में एक बेटी है, 2 बेटी है, लोग प्रजनन प्रक्रिया बंद कर दे रहे हैं। ये एक इंडिकेटर, एक संकेत है कि हमने उन पे विजय प्राप्त की है। और बदलाव जो है एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, वो एक पूरी रात में कभी नहीं बदलता। समय, वर्ष, दशक, युग, सदियां लगती हैं जो पूरे बदलाव की बात करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं और आप बैठी हैं, वी आर स्त्री। आप सोचिए पहले हमारे लिए कुछ सीमित क्षेत्र हुआ, टीचर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, नर्स बन जाइए, और इतने पुरुषों के बीच, इतने समाज में, ये साबित कर रहा है, ये हम आप भी साबित कर रहे हैं कि समाज बदला है और हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सरोकार, हमारा विश्व एक आंगन है। हम लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम। अब आप यहाँ हो, अमेरिका के लिए काम कर सकते हो, अफ्रीका में बैठा व्यक्ति इंडिया के लिए भारत के लिए काम कर सकता है। मतलब हम एक वैश्विक दृश्य की बात कर रहे हैं और हम यहाँ हैं तो हम बदले हैं। बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलेगा। जी, मानवाधिकार संगठनों की क्या भूमिका होती है, खास करके जब हम बात करते हैं कि उनके कार्य क्या होते हैं, तो उनकी भूमिका सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जी। और जो भी बदलाव हम देखते हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं हम खुद तो जुड़े होते ही हैं, लेकिन ऐसे संगठन भी इससे जुड़े होते हैं जो हमें जागरूक करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। तो उनकी क्या भूमिका होती है मानवाधिकार संरक्षण में? देखिए, मानवाधिकार के कई एक संगठन हैं, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। सरकारी प्रयास में अगर करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हमारे देश के अंदर है, केंद्र में है, और सभी राज्यों में कमोबेश राज्य मानव है, आयोग है वहां पे जो काम करते हैं सरकारी तौर पे। लेकिन गैर सरकारी तौर पे, निजी तौर पे एक संगठन बना के, अदर वो रजिस्टर्ड हो, ना रजिस्टर्ड हो, सबके साथ काम करते हैं। जब हमको लगता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई, जहां उन्हें लगता है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वो करते हैं। लेकिन अभी मानवाधिकार का नाम कह के बहुत सारे दुरुपयोग भी हो रहे हैं। आप मान लीजिए कई बार होता है कि उसकी रक्षा, मान लो कोई आतंकवादी है, यू अंडरस्टैंड, और आप या देश के फौजी, हमारी जान चली जाती है। ऑब्वियसली कहीं कुछ गलत हो रहा है तभी तो किसी की जान जा रही है। जीने का अधिकार तो सबसे पहला मानवाधिकार है। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, हमारे देश में हुआ या कहीं किसी घटनाओं के कारण हुआ, तो सबसे पहला और सबसे मतलब जो भयंकर या भयानक मानवाधिकार का हनन, उसकी मृत्यु ही है। वहां पे भी एक मृत्यु का जो कारण बनता है, उसके मानवाधिकार की हम बात करने लगते हैं कि क्यों इसको बचना चाहिए, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, इसको ये होना चाहिए। लेकिन क्या उसे, उस व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हुई, उसकी जिंदगी लेने का हक है? तो ये इसे दुरुपयोग, उससे क्या होता है ना, कई सारे संगठन, हम चूंकि न्याय से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं बताती हूँ इन सारे कारणों से कई बार न्याय मिलने में विलंब भी होता है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर मेरा कोई जाता है तो मुझे इंतजार है कब उसको सजा मिले। अगर अब निर्भया कांड ले, जी, कितना बड़ा मानवाधिकार है ना, उसका शरीर का जर्रा जर्रा, अभी भी ये सोच के बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इन संगठनों के कारण वो 18 वर्ष से कम का है तो उसको वो तक नहीं मिलना चाहिए, उसको वो दंड विधान है, नहीं मिलना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो करके बहुत विलंब। लेकिन आप उस सोचिए, जब तक उसको दंड नहीं मिला, जिनकी बेटी गई थी उनको कितना दर्द होता। तो क्या उनको वो अधिकार प्राप्त करना, उनको वो संतुष्टि प्राप्त करना, वो भी तो एक मानवाधिकार है। जी, तो इस तरीके से है कि मानवाधिकार को, ठीक है एक नाम है, लेकिन हर एक हाशिए पर व्यक्ति हो या बहुत ऊपर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, उसका भी एक मानवाधिकार है। गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार सबको है और किसी संगठन के द्वारा ये नहीं हो सकता। ये हमारे परिवार से शुरू होता है, समाज में जाता है। हर एक व्यक्ति मानवाधिकार का काम करता है, बात करता है। और हम लोग भारत में, लोग हर आदमी, हम लोग, ये मैं देखती हूँ कि हम लोग बहुत सरोकार रहते हैं, खासकर हमारे बिहार झारखंड में, तो हम मुद्दों से बहुत जुड़े रहते हैं, उसको दिल का मुद्दा मानते हैं। किसी को तकलीफ होती है
तो एक लगता है कि नहीं हमें कुछ भावात्मक हमारा जुड़ा होता है, चाहे हमारे माँ बाप हों। बहुत आजकल ओल्ड एज होम की बात होती है, लेकिन आई एम हैप्पी कि रिकॉर्ड्स कहते हैं कि हमारे बिहार इस प्रदेश में, हिंदी प्रदेश में एटलीस्ट हम लोग अभिभावकों को सम्मान देते हैं, क्योंकि वो भी उनका मानवाधिकार है। मानवाधिकार एक अलग से हम कुछ नहीं बना सकते, वो हमारे जिंदगी के हर एक पल में, हर एक क्रियाओं में, हर एक संगठन में जुड़ा भाव है, सिर्फ कानून नहीं। संरचना अलग और काम करना अलग। जी, यानी कि कहने का आशय ये है कि अगर आपके पास समान रूप से शैक्षिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, आर्थिक ये सारी समानताएं उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक इंसान को, एक मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए। लेकिन मैम ने बहुत सही कहा कि अगर आपके कर्म, अगर आपके कर्तव्य वो अगर मानवों की श्रेणी से बाहर हैं, जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए, तो फिर मानवाधिकार संगठनों को इससे बचना चाहिए और न्याय की प्रक्रिया जो है उसको धीमी करने से भी बचना चाहिए। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो कर्तव्य होते हैं, कर्म होते हैं, वो सबसे पहले आना चाहिए। हमेशा से ही मनुष्य ऐसा रहा है कि हमें सब कुछ चाहिए, हमें देना कुछ भी नहीं है। तो अगर विश्व हमें कुछ दे रहा है, अगर ये प्रकृति हमें कुछ दे रही है, तो क्या हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है उसके लिए? बहुत अच्छी जगह आप आई। प्रकृति, अगर आप यहाँ देखें, हम वहां परिसर है, जो हमें जिंदगी दे रही है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या है आसपास? हवा। इसका एक क्षण का चले जाना हमारी जिंदगी को लेके चला जाता है। लेकिन इस हवा को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति जो खराब वाहन चला रहा है, जो दूषित हवा दे रहा है, या पौधे को काट रहा है, वृक्षों को काट रहा है, या अपने हम दादा परदादा का सबका लगाए हुए वृक्षों का फल का हमने स्वाद चखा, लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो हम भी एक पौधा लगाएं। सरकार को क्यों ये मुहिम चलाने की जरूरत है? अगर हम कोई फल खाए हैं, कोई हमने वृक्ष काटा है, तो उसकी भरपाई हम दो धर्म से भी बात करें और कर्तव्य की बात करें। कानून में भी अगर हमने एक वृक्ष काट दिया तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उसको लगाएं। हमारा धर्म भी यही कहता है। हवा सिर्फ फल नहीं दे रहा था, विशुद्ध कर रहा था, हमें उस मानवाधिकार को दे रहा था। वो वृक्ष खरा शांत सा, वो कुछ नहीं मांगता हमसे, सिर्फ देता ही देता है। तो हम क्या दें उसको? अगर हमने एक काटा, हर एक व्यक्ति अगर 2-4 वृक्ष प्रकृति को देता जाए, तो कहाँ है हमारा? अभी 22% हमारा वनीय क्षेत्र है, या उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही शुद्धता प्रदान करते हैं, वही शुद्धता हम सांसों पे लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। जी, आप भी कोरोना का दौर से गए हैं। क्या था मतलब? ऑक्सीजन डाउन, ऑक्सीजन सिलेंडर घट रहे थे। क्या थी वो हवा जो प्रकृति हमें मुफ्त देती है? हम उसको डिब्बों में कैद कर रहे थे, जो वो तो हमें देती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें आदर देना है प्रकृति प्रदत्त अधिकारों के। जन्म लिया, सांस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन बदले में सरकार की बात छोड़िए ना, मैं सरकार को बहुत किनारे रखती हूँ। हम इतने 100 करोड़ से ज्यादा हैं, हम एक एक कदम बढ़ाएंगे ना, सरकार के काम बहुत कम हो जाएंगे। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम भी देना शुरू किए हैं, हम भी दे रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं सरकार पेड़ लगाए? हमने क्या लगाया? बच्चे को ये बताए, बाबा ब्लैकशिप या अलग पोएम के साथ उनको बताओ कि जीवन से सरोकार क्या है। योग, योग क्या है? योग हम प्रकृति को जोड़ते हैं। योग करते हैं क्या? सांस अंदर करते हैं, मतलब हमारा जुड़ाव प्रकृति से। इस प्रकृति को जुड़े रहें। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो वही सबसे बड़ा मानवाधिकार है। जी, एक फैशन है कि हम मानवाधिकार संगठन ये करना है, झंडा उठाना है, ये नहीं। हर एक व्यक्ति अपने हिस्से का कर्तव्य करे। अधिकार तो ऐसे ही प्रकृति खुली बैठी है, समाज में भी अब सरकार के हर प्रयास होते हैं, स्त्री हो, बच्चे हों, उनको उनका अधिकार मिलता है। लेकिन कुछ सरकार के कार्य में भी कुछ, जैसे आप मैं बहुत एग्जाम्पल, स्त्री हूं और आप स्त्री हैं, जैसे अभी कुछ कानून आए हैं कि जिसमें आप शादी, रिलेशनशिप, ऐसे कुछ मुद्दे आए हैं, क्योंकि ये बड़ा जुड़ा हुआ है और हम मानवाधिकार की बात करें। जैसे शादी क्या है हमारे हिंदू संस्कृति या किसी में, कि हमारे यौन रिलेशन को, जो रिश्ते होते हैं, उसको हम कानून का जामा पहना देते हैं। दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि उससे हम अपने परिवार को बढ़ा सकें। तो धर्म में हमारे शादी के पूर्व शारीरिक रिश्ते वर्जित हैं,
तो एक कानून भी कहीं आना चाहिए कि उनका मॉरल ये हो कि हमको ये काम नहीं करना है। क्योंकि आप सोचिए ना, रिलेशनशिप में रहते हैं, उससे बच्चे होते हैं, उससे बच्चे, उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा, पत्नी को वो अधिकार नहीं मिले, तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जहां हमें जिल्लत भी उठानी है और अधिकार मांगना पड़ रहा है। एक कानूनी दायरे के अंदर, एक धर्म के दायरे के अंदर हमारा विवाह संस्कार संपन्न हो, और मुझे लगता है तब किसी लड़की को किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसने धन का लालच देके, उसने शादी का लालच देके, उसने नौकरी का लालच देके हमारा यौन शोषण किया, लेकिन करने तो आपने भी दिया ना। उंगली समझ रहे हैं, क्यों दोष दे रहे हैं? वो संस्कार हमारे में तो होने चाहिए कि ऐसी घटनाएं न हो। घटनाएं नहीं होंगी, बहुत से पुलिस को भी आराम मिल जाएगा, कानून को भी आराम मिल जाएगा, और हम भी एक गरिमामय जिंदगी जी पाएंगे जी। क्योंकि जो दाग लगते हैं उस जिंदगी में कभी मिटते नहीं। ये दाग अच्छे नहीं होते हैं, वो यहाँ तकलीफ पहुंचाते हैं। तो हम इस संस्कार को, मुझे लगता है किसी धर्म में ऐसा नहीं है कि आप संस्कार के दायरे में न चलें। वो एक नियम कानून है, मुझे एक पुरुष और स्त्री दोनों को करना चाहिए, तभी हम एक बेहतर समाज की, एक शांतिपूर्ण समाज की कल्पना कर सकते हैं। जी, ये बात है। अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति के प्रति आप सजग रहे, आपकी जवाबदेही हो उसके प्रति, तभी आप एक बेहतर, एक स्वस्थ और एक स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकते हैं, उसकी रचना में अपना योगदान दे सकते हैं। मैम, आपने बात कही भारतीय परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जब हम बात करते हैं संपूर्ण विश्व की, तो हर जगह हर देश का अलग अलग धर्म है, अलग अलग योजनाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो क्या मानवाधिकार हर जगह बराबर ही होता है या हर जगह के अधिकारों का वर्गीकरण किया गया? नहीं, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। मतलब मैंने कहा ना कि मानवाधिकार एज अ होल, माने संपूर्ण परिप्रेक्ष्य, विश्व परिप्रेक्ष्य में जो आपको गरिमामय जिंदगी जीने का अधिकार देती है, समाज, सरकार और कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, सबके अलग अलग कानून है, वो देती है। तो ये विश्व परिप्रेक्ष्य में मानव तो एक ही है, उसकी कमियां भी एक ही है, अमेरिका का भी व्यक्ति वो वही है, हम भी वही हैं, और गरिमा से जिंदगी जिए वही हमारा। मानवाधिकार का कोई ऐसा नहीं है कि कानून कुछ अलग हो सकते हैं जी। लेकिन हम आए दिन देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे मानवाधिकार संगठन हैं जिनके द्वारा आंदोलन किए जाते रहते हैं कि फलाने देश में ये अधिकार मिला है तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आंदोलन की बात आपने की। आंदोलन क्या है आपका? आपने सड़क जाम कर दिया, जी जी, रोक दिया। आप सोचिए, एक सड़क जाम करने से कितने का मानवाधिकार टूटा। आप कहने को कह रहे हो कि आप मानवाधिकार संगठन से हो, लेकिन आपको ये किसने हक दिया किसी की जिंदगी का एक क्षण भी चुरा लो? आपको मतलब है किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पदासीन व्यक्ति से, आप उनके पास जाइए ना। आम जन का आप क्यों रोकते हैं? आप कहते हैं मानवाधिकार संगठन और आप सड़क जाम कर रहे हो। बच्चे हमारे बसों पे है, कोई बीमार व्यक्ति है, और एक आम आदमी भी हर एक पल की जिंदगी में समय सीमित है। आपके जिंदगी का 5 मिनट भी ले लेना मेरे लिए वो पाप है जी। तो हम ये कैसे कहेंगे कि हम मानवाधिकार से अगर कोई सच्चा मानवाधिकार है या मानव की बात समझता है तो उसको ये अधिकार ही नहीं मिलता है कि किसी की जिंदगी का एक सेकंड भी आप बेवजह चुरा लें जी। यानी आप में मनुष्यता होनी चाहिए, और वो मनुष्यता, वो मानवता ही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर आप अपने कर्तव्य पालन करेंगे तो मानवाधिकार की संरचना और संरक्षण खुद ब खुद हो जाएगा। तो जब बात हम करते हैं ऐसे आंदोलनों की, आपने बहुत अच्छी बात कही कि दूसरों का समय अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का मानवाधिकार का हनन है। यहाँ पे जब बात आती है विभिन्न श्रेणियों की, जैसे अभी आपने ओल्ड एज होम्स की बात की, हम देख रहे हैं हमारे देश में भी अब ये कल्चर चलता जा रहा है कि बहुत सारे लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजते हैं। तो वो उनकी अवस्था के अनुसार उनके अधिकारों का हनन है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन आज के दौर में आप देखिए, एक दो, अब तो पुराना बच्चा नहीं कि 5-10 बच्चे हैं, 2-4 बच्चे बाहर चले गए, 1-8 बच्चे माँ बाप की देख रेख कर रहे हैं। हो गया कि हमने सपना देखा है विश्व स्तरीय होने का। तो सपने देखते हो तो जब हमारा एक सपना पूरा होता है, जब आपको उड़ान भरनी, तो जमीन तो आपसे छूट ही जाता है ना। जो आप बाहर रह रहे हो, कहीं पे रह रहे हो, वहां आप इतनी, एक तो दोनों ही व्यस्त हैं, दूसरा अगर विदेश में है तो उनका वो कानून, उनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं पे विवश है। तो यहाँ ऐसे माता पिता को, तो जो एक जेल खाना टाइप का आप वृद्धाश्रम बना रहे हैं ना, वो नहीं। एक अगर व्यापक तौर पे, अब हमने जू बनाया ना,
जंगल से लाके इनको रखा, तो हमने क्या क्रिएट किया है उनकी तरह का वातावरण। तो सिंगल नहीं, अगर बड़े स्तर पे बड़े क्षेत्र में जैसे जानवरों का जो उस तरह मानव को उसको जो जो पसंद है जीवन में जो क्या है, कई तरह के लोग उसमें मिक्स, बच्चे भी हों बुजुर्ग भी हों, जो एक दूसरे का सेवा भी करें, रेस्पेक्ट भी करें। उन बच्चों को, वो जो बुजुर्ग हैं वो हमारे खजाने हैं, ट्रेजर, अनुभव का, ज्ञान का। अगर उस तरह का एक व्यापक स्तर से सोच के बनाए तो वो ओल्ड एज भी हमारे लिए एक श्राप नहीं होके वरदान साबित हो जाएगा। तो ऐसी सोच की जरूरत है। ओल्ड एज क्यों, जब हम जानवरों को हम सुरक्षित कर सकते हैं, उनको ये भी नहीं हम कि बस उनको दोषारोपण कर दिए, क्या उन्होंने पैसा दे दिया। मुझे लगता है कि जो बच्चे सक्षम है इस काम के लिए पैसा भी देंगे, सरकार भी अपने नियम बनाए, उनका भी उनको पैसा मिलेगा, और बुजुर्गों को और बच्चों का युवाओं का एक सम्मिश्रण बना के उनके ज्ञान को, जो घर में देखरेख नहीं हो पाता है, ये सच बात है, तो उनको ऐसी जगह मिले जहां वो प्राकृतिक तौर पे परिवार की तरह जीवन बसर करें। तो मुझे लगता है ये बड़ा मतलब एक वैश्विक उदाहरण साबित हो। जी, आपकी बात करते हैं। आपने बहुत सालों से इस क्षेत्र में काम किया है, 25-30 वर्षों से आप लगातार लगी हुई हैं। तो आपके अनुभव से हम ये जानना चाहेंगे कि एक निचले तबके का व्यक्ति या जो निचले सबसे हाशिए पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसे पता ही नहीं है उसके अधिकार क्या है, तो कैसे आपने इन वर्षों में उन्हें जानकारी और जागरूकता देने के लिए काम किया? देखिए, अगर आप कहते हैं ना, अभी इतनी सजगता है कि हाशिए पे जो बैठा व्यक्ति, मैंने वेश्याओं के बीच काफी काम किया। जब 20 साल पहले HIV एड्स आया था और उनको उस बीमारी से बचने के लिए उनको ट्रैप किया जाता था, उनको तकलीफें दी जाती थी। और जब होती, अब स्टेशन पटना की बात करें तो स्टेशन गांधी में उनकी अरेस्टिंग होती थी और वो बेउर जेल चले जाते थे। फिर एक लगता था एक उनको हाशिया आर्थिक तौर पे नहीं करे, उनके प्रोफेशन, उनके व्यवसाय के कारण से मैं उसको हाशिए पे ला रही हूं। तो अरेस्ट होके वो स्त्री ही क्यों जाती थी, वो पुरुष क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो रहा था? तो उनको है, अब आप नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। हमारा काम था कि उनको एक सुरक्षित समाज, उनको बताना कि स्वयं कैसे सुरक्षित रहना है और उनको कैसे करना है। दूसरी बात, आज निचले स्तर की आप बात करते हैं तो उनको अभी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की पहचान है, लोगों को निःशुल्क मिलता है, कम दाम में मिलता है। हालांकि मेरा एक अपना विचार है, जहां निःशुल्क देने को मैं गलत मानती हूं। मान लेते हैं किताब 10 रुपए का है, आप उनको निःशुल्क बिजली दे रहे हैं, हम निःशुल्क पानी दे रहे हैं, किसानों की मदद करें। मेरा कहना है कि एक तो मॉडरेट, एक थोड़ा कम दीजिए, क्योंकि जो विधायिका है, जो नीति निर्धारक है, उनके ये निजी के पैसे नहीं है और उन्हीं दम पे वो वोट में जब चुनाव होते हैं तो ऐसे जी, यानी कि उनको वो मिलना चाहिए, वो उनके अधिकार हैं, लेकिन उसके लिए वो उनको निःशुल्क ना मिले, उन्हें लगे कि कुछ उनको ये लगे कि पे करना है। देखिए, पे करना, चूंकि एक पूरा शरीर है, ये शरीर हमारे देश के लिए बहुत नहीं तो कुछ तो कर ही सकता है ना जी। उनका पेट भर जाता है, उनको सब कुछ मिल जाता है, तो वो काम नहीं करना चाहते। कम से कम देश के नाम या देश के लिए कुछ तो करते वो, कि ठीक है भैया 10 रुपए की चीजें हमको 2 रुपए में मिलेगी। जी, तो हम काम कुछ की तो बात की आपने, काम की और बात। काम की जब बात आती है तो महिलाओं की बात अवश्य आ जाती है, क्योंकि आजकल हम हर जगह देखते हैं महिलाएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में बहुत अच्छे से कार्यरत हैं, लेकिन उन जगहों पे जहां पे वो काम करती है वहां पे भी उनके अधिकारों का हनन होता है। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होता है। कई बातें तो आप इसको सिर्फ छोटी महिलाओं की बात ना करें, वो ऊंचे स्तर पर हैं, वहां भी अधिकारों के बहुत सारे, आपको मीटू या कुछ भी आए थे, तो ये हमें सजग होना है। अपने शरीर की रक्षा करना तो हमारा पहला फर्ज है जी। और किसको बताने की जरूरत, जब हम जन्म लेते हैं ना, छोटी बच्ची, उसके शरीर को भी आप छुएंगे तो वो रिएक्ट करती है कि आप ये नहीं छू सकते। तो यहाँ काम के साथ बाहर आए हैं, गुण है तभी बाहर आए हैं, इसलिए वो अधिकार के लिए स्वयं भी सजग है और आपस में हम लोग सारे मिलजुल के, इसके लिए कोई कानून की सहायता है, लेकिन हमारा सजग रहना सबसे बड़ी सहायता है। जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां
कैसे वक्त बीता हमें पता भी नहीं चला और हम कार्यक्रम के समाप्ति की तरफ बढ़ चले हैं। जाते जाते आपसे एक संक्षिप्त संदेश अपने दर्शकों के लिए। ये है कि हम अधिकार की बातें ना करें, सिर्फ हम ये भी कहें कि हमने एक कदम बढ़ा के अपने परिवार, समाज और देश के लिए क्या किया है। अधिकार झक मार के आपके पास आ जाएगी जी, उसको आना ही पड़ेगा। हम अपने फर्ज पूरा करें, जो भी बातें हमने करी उसे आप आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं, वही हमारा मानवाधिकार है और हमारा कर्तव्य है अपने जीवन के लिए। मानव का जन्म हमारे धर्म के हिसाब से बहुत अव्वल जन्म है, उसका हम कर्ज चुका पाएंगे ईश्वर को और समाज को और हमारे देश को। जी, डॉक्टर मीनाक्षी स्वराज, हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुई, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से मीनाक्षी जी ने बताया हमें कि मानवाधिकार आपके अधिकार हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्तव्य भी पूरे करने होंगे। खुला आकाश में ऐसे ही आप और किन विषयों को देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, इसके लिए हमें लिख भेजे अपने पत्र। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारी ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के लिए खुला आकाश की पूरी टीम को दीजिए विदा। नमस्कार।